इस वीडियो का टारगेट रहेगा उत्तराखंड भूगोल के परिचय को कंप्लीट करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड राज्य की हमारे। और राज्यों के क्रम में 11वां हिमालयी राज्य था और देश का 27वां राज्य था उत्तराखंड। और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बना था? तो 84 संविधान संशोधन के द्वारा ये बनाया गया था। और रिपोर्ट जो 1 अप्रैल 1994 को रिपोर्ट दी गई, गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात करी गई। ठीक है, तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कब कब करी गई? तो अप्रैल 1994। और कौशिक समिति जो बनी थी 4 जनवरी 1994 को, वो राज्य गठन के बारे में ही थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौशिक समिति जो बनी थी वो कब बनी थी? 4 जनवरी 1994 को। तो ये कुछ बेसिक बातें इसके बारे में। उत्तराखंड नाम कब से हुआ? 1 जनवरी 2007 से। और इसका टोटल एरिया कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। और जो देश का 1.69 पार्ट कवर करता है। एरिया वाइज सबसे बड़ा चमोली है, सबसे छोटा चंपावत है। वन भूभाग की अगर हम बात करें तो पर्वतीय 86.07 है, और अगर मैदानी की बात करें तो 13.93। ज्यादातर लगभग 13 में से 11 जिले पहाड़ी हैं और 2 उधम सिंह नगर और हरिद्वार ये प्लेन में आते हैं, मैदानी आते हैं। अब अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार का क्या मतलब है कि अगर हम ये एक अपना ग्लोब बनाए, हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ा एलिप्स टाइप में होता है, तो ये जो है ये हमारी बीच वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बीच में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ होता है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इससे ऊपर की तरफ अगर देशांतरीय रेखाएं, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय जो रेखाएं वो ऐसी होती है और देशांतरीय रेखाएं इस तरीके से होती है जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो 28-43 से 31-37 तक अगर टोटल देखा जाए तो 2 डिग्री 44 मिनट। देशांतरीय विस्तार क्या होगा? 77-34 से लेके 81-2 तक। और ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे अगर देशांतर को देखो तो ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा, तो देशांतर के हिसाब से पूर्व में पड़ता है। और अक्षांश से क्या होगा? ये कर्क रेखा होगी ऊपर, ये मकर रेखा होगी बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऊपर की तरफ क्या होगा? ये होते हैं आपके अक्षांशीय विस्तार, यानी कि उत्तर अक्षांश और पूर्वी देशांत में पड़ता है उत्तराखंड। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है और देशांतरीय विस्तार कितना है? 3 डिग्री 28 मिनट। अगर भारत की बात करी जाए तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है। ये है जलीय का। लेकिन स्थलीय भूमि को अगर देखे जाए तो उसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर का तो वही है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। भारत का उत्तरी पॉइंट जो है इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिणी कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगर पूछेगा स्थलीय भूमि का, लेकिन जलीय भूमि का है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन भी कहते हैं। ठीक है, या उसको लाहेचिंग भी कहा जाता है। ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, ग्रेट निकोबार में। अब पूर्वी पॉइंट हमारा और पश्चिमी पॉइंट। तो पूर्वी पॉइंट है रवालांगू जो कि अरुणाचल में पड़ता है, और पश्चिमी है सरक्रिक या गुहार मोती उसको कहते हैं, जो गुजरात में पड़ता है। अब देखा जाए तो भारत का विस्तार, अक्षांशीय स्थिति कितनी है? अक्षांशीय स्थिति मैंने आपको बता दी, लेकिन देशांतरी के बारे में क्या होगी? 68-7 से लेके 97-25 तक। 68-7 से लेके 97-25 तक। तो ये भारत का है। और ये कुल देशांतर और अक्षांतरीय रेखाओं के बारे में चर्चा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये अक्षांशीय रेखाएं होती है और ये इनके एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 23, फिर 90, इस तरीके से जाएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना बताया? 37 डिग्री 6 मिनट। तो कहीं ये वाली स्थिति बनेगी, 37 यहाँ पड़ेगा। और अगर देशांतरी की बात करें तो देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 से 97 तक। 68-7 से 97-25 तक। तो देशांतरीय विस्तार को ध्यान से देख लो आप, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एंगल बनने स्टार्ट होते हैं, तो वो कहीं यहाँ ये वाली स्थिति बनेगी इंडिया की। तो इसको कहते हैं, ये बीच में जो होती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा कुल, क्योंकि इससे ऊपर जब एंगल जाएंगे तो 180 तक, 90 तक ऊपर जाएंगे, 90 तक नीचे जाएंगे, तो 180 हो जाएगा। और अगर इसको भी इंक्लूड कर लें तो टोटल जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती है वो 181 होती है। 181 होती है। ठीक है, और अगर देशांतरीय रेखाओं की बात करें
तो देशांतरी रेखाएं कितनी होती है, ये होती है 360, ध्यान रखना 360 होती है टोटल। अब मैप में उत्तराखंड का राजनीतिक विभाजन विभाजन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड के कुछ राज्य हैं जो किसी से नहीं मिलते हैं, जैसे रुद्रप्रयाग जो अंतर जिली है, बिल्कुल आंतरिक जिले हैं भारत उत्तराखंड के। एक तो है उसमें रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा। रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये किसी से नहीं मिलते हैं। और इसको देखते हैं, उत्तरकाशी जिला हिमाचल प्रदेश से भी मिला, यानी कि अपने भारत के किसी राज्य से भी मिल रहा है, और ऊपर तिब्बत से भी मिल रहा है। तो तिब्बत से जो भारत की सीमा बनाते हैं वो राज्य, या उत्तराखंड की सीमा बनाते हैं वो राज्य कौन कौन से, वो जिले कौन कौन से, एक तो उत्तरकाशी है और एक चमोली है। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ क्या है, नेपाल से भी कनेक्टेड है, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो देशों से सीमा बना रहा है, यानी कि तिब्बत चाइना से और नेपाल से। और उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जो भारत के एक राज्य और एक दूसरे देश से सीमा बनाता है, यानी कि तिब्बत से सीमा बनाता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि 4 ऐसे जिले हैं जो किसी से अपनी सीमा नहीं बनाते, किसी दूसरे जिले, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश से सीमा नहीं बनाते। उनमें है टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अब यहाँ पे मैपिंग को आप समझिएगा थोड़ा सा। मैपिंग को अगर ध्यान से देखें तो उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों से मिलता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो किन्नौर, ठीक है, ये किन्नौर हो गया यहाँ तक, और सबसे ज्यादा शिमला से मिलता है, सबसे ज्यादा शिमला। तो 2 जिले किन्नौर और शिमला से उत्तरकाशी टच है, ऊपर तिब्बत से। अब अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून का कुछ हिस्सा शिमला से भी मिलेगा और ज्यादा हिस्सा सिरमौर जिले से मिलेगा, वो भी हिमाचल में ही है। ठीक है, तो देहरादून सिरमौर और शिमला से मिला, और उत्तरकाशी किन्नौर और शिमला से मिला। मैप से माइंड में रहेंगी चीजें, अदरवाइज ऐसे याद नहीं होती। देहरादून की बात करें तो देहरादून यूपी के सहारनपुर से मिल रहा है। ठीक है, यूपी के सहारनपुर से, और सबसे पश्चिमी है, अगर पश्चिमी यूपी का हिस्सा देखा जाए तो सहारनपुर है जो इससे कनेक्ट है, देहरादून से मिला। फिर यूपी का एक जिला है मुजफ्फरनगर, जो उत्तराखंड के हरिद्वार से मिलेगा। फिर बिजनौर जिला हरिद्वार से भी मिल रहा है यहाँ पे, और पौड़ी से भी मिल रहा है, नैनीताल से भी, और उधम सिंह नगर से भी। तो यहाँ से क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 4 जिलों से मिला, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे यूपी से सीमा बनाने वाले 5 जिले, सबसे 5 जिले हैं, ठीक है, जो यूपी से सीमा बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी मिल रही है, उधम सिंह नगर की, और सबसे छोटी सी सीमा किसकी मिल रही है, नैनीताल की, यूपी से। ठीक है, और यूपी से कितने जिले कनेक्टेड है, टोटल 7 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो आपका देहरादून नंबर 1, हरिद्वार नंबर 2, नंबर 3 पे पौड़ी, नैनीताल 4, उधम सिंह नगर 5, उधम सिंह नगर 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप जी बिजनौर से इसको एडिट कर लेना, 5 है। तो उधम सिंह नगर से यूपी के कौन कौन से जिले कनेक्टेड है, एक तो बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 5 जिले ऐसे हैं यूपी के जो उधम सिंह नगर से कनेक्टेड है। तो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर का पार्ट है जो यूपी से कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो उत्तराखंड का जिला है वो उधम सिंह नगर है जो यूपी से कनेक्टेड है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है जो यूपी के साथ में सीमा बनाता है, सबसे पूर्वी जिला। और उधम सिंह नगर एक तो यूपी से जुड़ा हुआ है, और उधर नेपाल से भी जुड़ा हुआ है, यूपी और नेपाल से। इससे आगे चलते हैं। ये गोलार्ध के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, जैसे ये विषुवत रेखा है हमारी, विषुवत रेखा जो बीच में डिवाइड करती है, ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। और जो उत्तराखंड की स्थिति है, देश की स्थिति है जो, वो कर्क रेखा बीच में से जाती है इसके।
ठीक है, 8 राज्यों से कनेक्टेड होके। और 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो दक्षिण में होती है इसको अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव। तो दो अक्षांश जो हमने पढ़े, अक्षांशों के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की होती है, और देशांतरी 111.3। उत्तराखंड ग्लोब के अनुसार उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ से ये जो आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री वाली, तो इससे ऊपर क्या है कि उत्तरी शीतोष्ण, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि गर्मी ज्यादा है। फिर इससे ऊपर क्या होगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध स्टार्ट हो जाएगा, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। तो भारत की स्थिति उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में है, और देशांतरी रेखाएं समय व अक्षांशीय स्थिति बताती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो समय को बताती हैं और अक्षांशीय स्थिति को बताती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल, इनको ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, ये जो लाइनिंग बनती है इनको ग्रिड कहते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये एक फैक्ट है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ग्रीनविच लंदन से पूर्व में जो जगह पड़ेगी उसका समय, जी, जो ग्रीनविच लंदन जो देशांतरी रेखा है, इससे अगर पूर्व में जाओगे आप तो आपका जो समय है वो बढ़ेगा। ठीक है, समय आगे को बढ़ेगा। मतलब अगर ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, अगर यहाँ 5 बजे है तो इससे ज्यादा का ही टाइम होगा, इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। भारत का 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत इससे पूर्व में है, तो भारत में जो गैप है वो 5.5 घंटे है ग्रीनविच लाइन से, जो कि लंदन से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 24 घंटे हैं, 360 डिग्री है हमारे पास। ऊपर मैंने बताया कि जो देशांतर रेखा है जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 24 इंटू 60 आ जाएगा। तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इस तरफ अगर 1 डिग्री कदम बढ़ाओगे तो 4 मिनट का टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए भारत में 5.5 घंटे कैसे, देखो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, 82.5 डिग्री। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, तो इतना टाइम है, 5 घंटे 30 मिनट का है। 5 घंटे 30 मिनट ज्यादा है, तो इसलिए हमने भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटे ज्यादा है, वो आगे है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्वी पॉइंट है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ में कुटी नामक जगह पे, और उत्तरकाशी में अंगार नामक जगह पे, और पश्चिम में देहरादून पड़ता है हरबर्टपुर, और दक्षिण में माना गया है मझोला को। ठीक है, ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो हमारा कौन सा होगा इसमें, पूर्व में कुटी, उत्तर में अंगार उत्तरकाशी में, और हर्बर्टपुर देहरादून में, और दक्षिण में मझोला। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अक्षांश से विस्तार 28-43 से लेके 31-27 तक, और दक्षांश जो देशांतरीय विस्तार है वो 72-34 से लेके 81-2 तक। ठीक है, कितना गैप है इनके बीच में, 3 मिनट 28 और 2 मिनट 44, ये ध्यान रखना। आयताकार है लगभग स्थिति 53,483। 18वां स्टेट है, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 1.69 है इंडिया में। भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में पड़ता है। भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है कुल उत्तराखंड की, 358, और चौड़ाई कितनी है, 320। उत्तराखंड का कितना हिस्सा है जो चाइना से मिलता है, 350, और नेपाल से कितना मिलता है, 275। तो प्राकृतिक सीमाएं, काली नदी इधर से अलग करती है नेपाल की साइड से, टॉन्स नदी, ठीक है, हिमाचल से अलग करती है, और वरत हिमालय ऊपर, तराई क्षेत्र नीचे आ गया। तो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो 625 किलोमीटर की है, अगर इसको मिला दिया जाए टोटल चाइना और नेपाल की। ठीक है, 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलाते हैं, उधम सिंह नगर, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, और ठीक है ये उत्तरकाशी। ठीक है, ये उत्तरकाशी था, ध्यान रखना जी। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगा, पिथौरागढ़ बनाएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। बाकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमने पढ़ लिए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़ जो है 2 देशों से सीमा बनाता है, उत्तरकाशी एक देश से और एक राज्य से सीमा बनाता है।
पूर्ण आंतरिक जिले वो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, देश और राज्य दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और अंतर्राज्यीय सीमा ये देहरादून हो गया। ठीक है, यहाँ पे, और इसकी आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश से, ये मैंने बताई दिया आपको पूरा डिटेल में। ठीक है, नैनीताल ही छोटा सा है, सबसे कम यूपी से मिला हुआ है, सर्वाधिक यूपी से कौन मिला हुआ है? उधम सिंह नगर। देश और राज्य दोनों से, तो देश और राज्य दोनों से सीमा बनाने वाले ऐसे दो हमारे जिले हैं, एक तो उत्तरकाशी है और एक उधम सिंह नगर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गढ़वाल और कुमाऊं के जो राज्य हैं, जो गढ़वाल और कुमाऊं वाली लाइन है उसको अलग करते हैं। देखो, गढ़वाल के दो जिले चमोली और पौड़ी, और कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे क्या आता है कि गढ़वाल के दो जिले, सॉरी उधम सिंह नगर नहीं, उधम सिंह नगर इस लाइन पे नहीं आता क्योंकि वो अलग हो गया। तो गढ़वाल के दो जिले और कुमाऊं के चार जिले आएंगे, और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है पौड़ी, जो 7 जिलों से। ठीक है, पौड़ी जो है सीमा भी ये गढ़वाल और कुमाऊं की लाइन को भी सर्वाधिक प्रभावित करता है, और ये 7 जिलों से। ठीक है, 7 जिलों से, कौन कौन से 7 जिलों से कनेक्टेड है? हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, और आपका चंपावत, ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल। अब एक बार चमोली, सॉरी मैप को देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगी वो चीजें। यहाँ से देखो, ये है आपका पौड़ी। पौड़ी किस किस से मिला हुआ है? हरिद्वार से, देहरादून से, टिहरी से, रुद्रप्रयाग से, चमोली से, अल्मोड़ा से, नैनीताल से। ठीक है, वो चमोली था, बाय मिस्टेक चंपावत बोल दिया। तो यहाँ से मैप से क्लियर हो रही है चीजें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चमोली, नंबर 4 रुद्रप्रयाग, नंबर 5 टिहरी, नंबर 6 पे आता है आपका देहरादून, और नंबर 7 पे आता है हरिद्वार। तो 7 जिलों से मिला हुआ है पौड़ी। और बिजनौर से भी, यूपी के बिजनौर से मिलता है। तो टोटल अगर जिलो वाइज काउंट करा जाए तो 8 जिले होंगे, जिसमें 7 उत्तराखंड के और 1 होगा यूपी का। तो हिमालय राज्य की अवधारणा 9 नवंबर सन 2011 हिमालय राज्य बना उत्तराखंड, पहले भी बता चुका हूँ। जम्मू कश्मीर को राज्य श्रेणी से हटा दिया गया है अब फिलहाल। ठीक है, तो टोटल 10 है फिलहाल, 10 हिमालय राज्य हैं कुल। तो पर्वतीय क्षेत्रों को भी विकास के रास्ते पर लाने हेतु ये काम करा जाता है, उनको छूट वगैरह दी जाती है, तो ग्रीन बोनस वगैरह मिलते हैं। अब सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद एकमात्र था, स्वतंत्रता के समय एकमात्र कौन सा था? असम। 1947 में कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। 1963 में नागालैंड, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को एक ही साल में बनाया गया। 1975 सिक्किम, 1987 अरुणाचल और मिजोरम, और सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड। 2009 में हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन 28 जुलाई मसूरी में हुआ। हिमालयन कॉन्क्लेव 11वें वित्त आयोग के द्वारा सभी पर्वतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। कौन से वित्त आयोग के द्वारा? 11वें। ठीक है, तो उत्तराखंड विशेष राज्य कब बना? 1 अप्रैल 2001 को। अब उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देख लेते हैं। ये 8 प्रकार से, किसी किसी बुक में 7 प्रकार से दे रखा है, किसी में 4 प्रकार से दे रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक 8 प्रकार से इसका विभाजन है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये भारत में बहुत कम है क्योंकि ऊपर, भारत से ऊपर दूसरे देशों में भी जाता है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग है कौन सा? ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद में वृहत या महान हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर दून और द्वारक क्षेत्र आएंगे, फिर शिवालिक क्षेत्र, भाबर, तराई और गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस और सबसे दक्षिणी भाग गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। कुछ आपको टर्म्स याद रखनी है, लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आगे आएंगी, इनके बीच में पड़ेगी। तो एमसीटी लाइन जो है मुख्य भ्रंश रेखा, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सॉरी मुख्य केंद्रीय रेखा, सेंट्रल थ्रस्ट ना, एमसीटी सेंट्रल से समझना है केंद्रीय, तो ये होगी मुख्य केंद्रीय भ्रंश। उसके बाद एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य भ्रंश रेखा। एचएफएफ बाह्य हिमालय भ्रंश। आईटीएसजेड इंडो तिब्बत, ठीक है, ये इंडिया और तिब्बत के बीच में, ठीक है, ये ऊपर बढ़ेगी, अभी देख लेते हैं इसको भी। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत, एक तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है और एक है कोबरा का भूसंगति सिद्धांत। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहानी है। जहां पर आज हिमालय है वहां पहले टेथिज सागर था। जहां पर हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था? टेथिज सागर था। तो टेथिज सागर से यहाँ से विभाजन हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, तो ये दूसरे वाला बाद में देखेंगे हम। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बहुत सारी नदियां, क्या हुआ कि नदियां
अपना मलबा लेके आई, मिट्टी गाद ये सब बहा के ला दी थी। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे जब इकट्ठा हुआ तो इस तरीके से हुआ और ऊपर की तरफ आकृति बनती चली गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसमें क्या होगी फिर सिकुड़न होगी। ठीक है, चट्टानें बाहर की तरफ निकलेंगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। प्रेशर जब लगातार लगातार तलहटी में क्या होगा, ये गंदगी जमा होगी तो ऊपर की तरफ तो उठेगा ही ये। ठीक है, तो जब इस पे दबाव बनेगा तो प्लेटें ऊपर की तरफ ऊपर ही उठेंगी और धीरे धीरे चट्टान का रूप ले लेंगी, इसका अवतलन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अवतलन हो जाएगा और वलित यानी मोड़दार मोड़दार पर्वत बनेगी। तो जहाँ पे हिमालय सागर है वहां पहले क्या था, टैथिस सागर था और नदियां आई, उसने अपना क्या था, मलबा वहां पे इकट्ठा करा। तो यार एक लाखों करोड़ों साल पहले से प्रक्रिया चली आ रही थी। ठीक है, तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को देख लेते हैं। ये हैरिसस ने दिया था। पृथ्वी के नीचे 6 प्लेट उन्होंने बताई। एक तो इंडियन, पैसिफिक, यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो ये पूरा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है, उन्होंने प्लेटों के बारे में चीजें बताई। इसके अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी लगातार गति कर रही है और गति करने के कारण ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, और इंडिया की जो प्लेट है वो धीरे धीरे यूरेशिया की प्लेट के नीचे धंसती जा रही है और ये मेजरमेंट करा गया है। ठीक है, उसकी तरफ को गति करती जा रही है। और हिमालय की जो शेप है वो धनुषाकार है, नवीन बलित पर्वत, ठीक है, की फॉर्म में बनता है। और ये पूरा का पूरा मैप है, इसको देख लेते हैं। सबसे नीचे तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र है, जिस जो HFF जो लाइन है, ठीक है, और शिवालिक क्षेत्र के बीच में कौन सी लाइन है, HFF। तराई भावर क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र के बीच में HFF लाइन है। और शिवालिक और जो इसी के पास पड़ता है ये दोनों क्षेत्र, और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में MBT लाइन है। ठीक है, यानी कि मुख्य भ्रंश रेखा। और मध्य हिमालय और वृहत हिमालय या महान हिमालय के बीच में MCT लाइन। वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सी आएगी, इंडो तिब्बत ऊपर पड़ेगा ना, तो ITSZ सबसे ऊपर है। ठीक है, यहीं से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से जाती है ITSZ लाइन से। तो और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा भाग है इसमें से, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय सबसे ज्यादा इसी का भाग है। सबसे कम है गंगा का मैदान। तो आपको याद रखना कि कौन सी लाइन किसके बीच में है। तो तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र के बीच में ये आता है HFF, यानी कि बाम्य हिमालय भ्रंश। और शिवालिक और मध्य के बीच में MBT आएगा। मध्य और वृहद के बीच में MCT आएगा। वृहद और ट्रांस के बीच में ITSZ आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैप के थ्रू समझ लेते हैं इनको। सबसे नीचे ये जो पट्टी है लक्सर क्षेत्र से, यानी कि हरिद्वार जिला, लक्सर से क्षेत्र से, और ये पौड़ी से, तो ये सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। लक्सर क्षेत्र से जाएगी और नीचे की तरफ ये इधर से होती हुई थोड़ा बहुत पार्ट उधम सिंह नगर का कनेक्ट करेगा गंगा के मैदान में। तो बस इसमें मुख्यतः 2 ही जिले आते हैं, सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिले कनेक्ट होते हैं। दूसरी पट्टी है हमारी, ये नीचे तराई पड़ेगी, उससे ऊपर भाबर कनेक्टेड है। तो तराई क्षेत्र में कौन कौन सा, हरिद्वार का तो पूरा ही भाग आ गया तराई क्षेत्र में। ठीक है, हरिद्वार का पूरा भाग आ गया। फिर उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, सितारगंज, ये वाला पार्ट है। अब अगर भाबर क्षेत्र की बात करें तो थोड़ा सा पार्ट इसमें आएगा, कुछ कुछ पार्ट हरिद्वार, कुछ कुछ देहरादून का ऊपरी भाग। ठीक है, ऊपरी भाग। और कोटद्वार वाला हिस्सा आएगा पौड़ी का। फिर ऊपर कौन सा, हल्द्वानी नैनीताल का आएगा। और टनकपुर चंपावत वाला एरिया ये आएगा तराई भाबर क्षेत्र में। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये जो लाइन है वो किसको बताएगी, जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत से होकर जाएगी, ये शिवालिक क्षेत्र को बता रही है। 7 जिले हैं इसमें। ठीक है, इसको बाम्य हिमालय बोलते हैं। तो कौन कौन से, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। ठीक है, तो ये इस तरीके से है चंपावत तक। ठीक है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। तो ये 6 लिखना है आपको, यहाँ पे 6 जिले हैं, इसका एडिट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा है वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, एक तो देहरादून का आएगा, ये बुग्याल वगैरह इसके जस्ट ऊपर। फिर टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, इसी में आएगा अल्मोड़ा,
चंपावत। तो ये लाइन जो है किसको शो कर रही है, मध्य हिमालय क्षेत्र को। और इसमें पूरे 9 जिले आते हैं। कौन कौन से, देहरादून, उत्तरकाशी वाला हिस्सा भी आएगा इसी में ही कुछ हिस्सा, और टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चंपावत, चंपावत भी इसी में आ जाएगा, और आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है, चमोली, ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद वरत हिमालय, ये उत्तरकाशी का एरिया, रुद्रप्रयाग का एरिया, चमोली का, बागेश्वर का। तो वरत हिमालय में तो कोई दिक्कत है ही। तो उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये 6 आते हैं। और सबसे ऊपर है कौन सा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में क्या होगा, ये जो उत्तरकाशी में जोलिंग वाला इलाका है वो वाला, और बहुत कम चमोली का हिस्सा कनेक्ट करेगा। और नामपादुरा श्रेणी जो है कुटी क्षेत्र में पड़ती है, पिथौरागढ़ जो सबसे पश्चिमी पार्ट है उत्तराखंड का, वहां से कनेक्ट होती जाती है। तो ये ट्रांस हिमालय कौन कौन से मुख्यतः, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। और ITSZ लाइन इन्हीं के बीच में है, ठीक है, सबसे ऊपर ITSZ लाइन है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक एक के बारे में देखते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में अपने सात नदियां क्या रहता है, कीचड़, बालू, कंकड़ आदि सब बहा के लाते हैं। 2 जिले आते हैं, दक्षिणी हरिद्वार और जसपुर विकासखंड, उधम सिंह नगर। तो कृषि हेतु सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है गंगा, गन्ना, गेहूं, धान वगैरह। 3 से 4 किलोमीटर की पट्टी होती है। अब इसी में देख लेते हैं खादर का क्षेत्र और बांगर का क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र वो होता है जिसमें नई मिट्टी से निर्मित हो, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ज्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि बाहर नदियां जो है बहा के लाती है उपजाऊ चीजें। बांगर क्षेत्र, इसमें पुरानी मिट्टी से निर्मित होता है ये, ठीक है। बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, बाढ़ नहीं आती इसमें, और मैदान का सर्वाधिक क्षेत्र बांगर क्षेत्र ही है। अब तराई भाबर क्षेत्र को देख लेते हैं। उत्तराखंड का 7% है, और HFF लाइन जो है तराई भाबर और गंगा के मैदान को डिवाइड करती है, HFF लाइन। तो पूरा हरिद्वार तराई भाबर क्षेत्र में आ गया, और पौड़ी का कोटद्वार वाला हिस्सा, नैनीताल का हल्द्वानी वाला, फिर खटीमा, किच्छा, टनकपुर, सितारगंज वगैरह ही। तो हिमालय क्षेत्र में आने वाली नदियां अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर, गाद बहाकर लाती हैं, और भाबर क्षेत्र में कंकड़ छोड़कर कोमल मिट्टी तराई क्षेत्र में बिछाकर चली जाती है। ऊपर से जो अवक्षेप लाएंगी वो नीचे बिछा देंगी, ठीक है। वर्षा होने पर बाद दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो तराई क्षेत्र को देखते हैं मेनली पहले। तराई क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, सितारगंज, खटीमा, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, बाजपुर और हरिद्वार का पूरा हिस्सा इसमें आता है। तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी इसी में पाए जाते हैं। कृषि उत्पादन क्षेत्र, कृषि उत्पादन क्षेत्र उपयोग के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र है ये, ठीक है। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होती है, गेहूं, धान, गन्ना, आलू वगैरह। तो नदियां क्या करती है, हिमालय क्षेत्र से नदियां आई, ठीक। यहाँ पे क्या मिलेगा, कंकड़ पत्थर भाबर क्षेत्र में, तो इसमें लुप्त हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। फिर प्लेन क्षेत्र आ जाएगा तो वापस पानी इकट्ठा हो गया, फिर से जलस्तर उनका बढ़िया दिखेगा। तो ये होता है। अब तराई क्षेत्र की मृदा महीन होने पर क्या होगा, मृदा में जीवाश्म ज्यादा पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जीवाश्म, फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। जनसंख्या निवास, सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास है। कृषि उत्पादन बढ़िया है, सघन वन भी है, और वर्षा भी बढ़िया होती है। भाबर क्षेत्र की बात करें जो उससे थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, तो नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से बना होता है। कृषि हेतु अनुपजाऊ, जड़ी बूटियां बढ़िया होती है, और गर्मियों में भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, वह तराई क्षेत्र में जाकर दिखती है। इसलिए इनको अंतवाहिनी नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। पट्टियों की चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, मुख्यतः नैनीताल का, ठीक है, पूर्वी चंपावत, पश्चिमी देहरादून और टनकपुर। तो भाबर क्षेत्र पश्चिमी भाग में चौड़ा और पूर्वी भाग में आते आते संकरा हो जाता है, इस तरीके से। भाबर क्षेत्र की भाबर पेटी भी कहा जाता है। भाबर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर पेटी भी कहा जाता है। और इसके बाद थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। दर्रा, ये द्वार या घाट, बाकी इसको बाद में भी पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको आगे भी पढ़ना है। डायरेक्ट देखते हैं शिवालिक क्षेत्र, ये हिमालय के पाद या बामे हिमालय इसको भी कहा गया है। ये इसका जो निर्माण है वो मायोसिन से प्लास्टोसिन युग में हुआ है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी नवीन भाग, उप हिमालय भी इसको कहा गया, मैनाक पर्वत भी कहा गया। शिव आलिक का मतलब है शिव की भौहें। तो उत्तराखंड में इसको डुंडवा पहाड़ी, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में इसको डाफला, मिरी, अबोरा, मिसमी, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी, और सिक्किम में सिक्किम पहाड़ी कहा गया। इन द्वार क्षेत्र एमबीटी पर स्थित है, ठीक है। एमबीटी कहाँ है, मैंने आपको बता दिया, शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र के बीच में। जबकि शिवालिक और तराई भाबर के क्षेत्र में HFF लाइन, और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है एमबीटी लाइन, ठीक है। तो दून या द्वार क्षेत्र जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे वो एमबीटी लाइन पे है, शिवालिक और मध्य के बीच में।
तो मान्यताओं के अनुसार शिवालिक नदी बहती थी यहाँ पे, जिसके नाम पर एक क्षेत्र का नाम पड़ा। इस क्षेत्र की भूमि को सोंड कहते हैं। शिवालिक क्षेत्र की भूमि को क्या कहते हैं? सोंड। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, हाइट 700 से 1200 मीटर तक होती है, और टेम्परेचर वगैरह ज्यादा खास नहीं है। तो 7 जनपद, इसमें 7 जनपद आते हैं। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी, पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। 7 जनपद। क्योंकि चट्टानें जल्दी टूट जाती हैं, भूस्खलन के कारण गहरी घाटी होती है यहाँ पे, और वह उत्पाद तथा बैटलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। बलुआ पत्थर, अवसादी चट्टानें यही होती हैं, इसको काट देते हैं। ये क्या है, इसमें बैटलैंड्स देखने को मिलती है। ठीक है। भूस्खलन के कारण क्या होगा, गहरी घाटी बनेगी और बैटलैंड्स दिखाई देंगे। तो बलुआ पत्थर यानी कि जिनको अवसादी चट्टानें कहा गया है, इनकी अधिकता पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी का क्रम जगह जगह पर नदियों द्वारा खंडित कर दिया जाता है। जैसे हरिद्वार में गंगा नदी खंडित कर रही है, देहरादून में यमुना, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा, और नैनीताल में कोसी, भकरा, नंदोर नदी। तो शिक्षा क्षेत्र में सघन वनों की अधिकता, सॉरी, शिवालिक क्षेत्र में क्या होगा, सघन वनों की अधिकता के कारण प्राकृतिक वनस्पतियां, जंगल, साल, शीशम, बांस, सागौन, शीशम, देवदार, चीड़, साल, वृक्ष आदि पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। ज्यादा घने वन इसी में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देहरादून खनिज प्राप्ति हेतु सबसे ज्यादा डोलोमाइट, चट्टान, चूना पत्थर, सीमेंट वगैरह, संगमरमर व फास्फेटिक शेल की अधिकता पाई जाती है। फॉल्ट और स्क्रैप यहीं पे पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग नग्न होते हैं क्योंकि इन पे स्लोप के कारण वनस्पति कम पाई जाती है। दून या द्वार क्षेत्र कहाँ पे पाएगा? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में एमबीटी लाइन पे दून या द्वार क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है। इन पे वर्षा औसतन कितनी होती है? 200 से 250 होती है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो हमारा दून है वो कौन 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 सा है? देहरादून, कोठारी दून जो पौड़ी में पड़ता है, चौखंबा दून भी वहीं पे पड़ता है, पतली दून, कोट दून ये नैनीताल में, पछुआ दून, पूर्वी चंदी और वह हर की दून ये उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिमी व मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। ठीक है। इनको पश्चिमी भाग में दून और पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। गहन कृषि हेतु प्रसिद्ध है, जैसे हरिद्वार है तो हरिद्वार कहाँ पड़ेगा? इसका मतलब ये पूर्व में है। ठीक है। पूर्व में द्वार और पश्चिम में देहरादून है, तो इसलिए इनको दून कहा गया। तो धान की फसल हेतु प्रसिद्ध होता है ये क्षेत्र। दून क्षेत्र को समतल घाटी युक्त नमन घाटी कहा जाता है, यहाँ भूस्खलन ज्यादा होता है। सीमेंट, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, दून क्षेत्र, डोलोमाइट, चट्टान वगैरह सबसे ज्यादा मिलती है। तो इन सभी में देहरादून टॉप पर है। ठीक है। इन जितनी भी चीजें बताई गई, सीमेंट, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट, चट्टान, इन सब में क्या है? देहरादून ऊपर है। गंगा और यमुना को राजपुर पहाड़ी अलग करती है, ये भी ध्यान रखना है। फिर लघु हिमालय क्षेत्र है। लघु हिमालय क्षेत्र तो दून द्वार क्षेत्र और वृहत हिमालय क्षेत्र को अलग करने वाली लाइन है एमसीटी लाइन, सेपरेट कर रही है। तो लघु हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालय क्षेत्र देख लेते हैं। इसकी हाइट है 1200 से 4500 मीटर। बर्फ से ढका होने के कारण पुराणों में हिमांचल या हिम का अंचल कहा गया है इसको। ठीक। एमसीटी लाइन और एमबीटी लाइन ये इस तरीके से इनका वर्णन है। 9 जिलों में फैला है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी सबसे ज्यादा भाग इसी का ही है, लघु या मध्य का। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, और इस प्रकार से वर्षा का क्रम है। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी इनको कहा गया है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौराधर, नेपाल में महाभारत श्रेणी, किनको? लघु हिमालय क्षेत्र को ही कहा गया है। निर्माण बलित या कायांतरित चट्टानों से बने होते हैं ये। जीवाश्म का अभाव, सर्वाधिक पर्यटक क्षेत्र यहीं पे आते हैं। ठीक है। तो गढ़वाल लघु हिमालय और कुमाऊं लघु हिमालय को भटकोट पर्वत अलग करता है। गढ़वाल को कुमाऊं से सेपरेट करने वाली चोटी है नंदा देवी। ये पर्वत ध्यान रखना है आपको, लेकिन नंदा देवी चोटी इनको अलग करती है। ये विवादास्पद तथ्य है थोड़ा सा। प्रमुखतः नैनीताल, कौसानी, दूधातोली, नागटिब्बा, लाल टिब्बा, चाइना पीक, मूसा का कोठा, चंद्रबदनी, मंदरांचल, धनपुर, विंसर, द्रोणागिरी, चंपावत, लैंसडाउन, देवबंद, सुरकंडा, मंदराचल, उताई और अमोली, मसूरी। जो नदियां हैं क्षेत्र में वो सरयू, गोमती, पश्चिमी रामगंगा, नयार, लधिया, मंडल और गगास। उसके बाद खनिज, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, मैग्नेसाइट। प्री क्रैम्बियन में क्या आएगा? सॉरी, प्री कैम्बियन तथा पैलियोजोइक कालमीन चट्टानों का निर्माण हुआ है। लघु हिमालय स्थित अलकनंदा घाटी ज्वार व अल्मोड़ा नदी घाटी
मक्के हेतु फेमस है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय वन सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाया जाता है, लघु वाले में। चीड़, फर, देवदार, साल, सार इनकी अधिकता होती है। पर्वत श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। यहाँ पे पशु चारक होंगे जब घास के मैदान होंगे तो इनको स्वर्ग कहा जाता है। मानव निवास व कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र है। सीढ़ीदार खेती पाई जाती है इसमें लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट, ये इनकी फसल है। यहाँ समतल भूमि को सैन कहते हैं। एमबीटी वाले इलाके को मेनली शिवालिक मध्य हिमालय को माल कहा जाता है, जहाँ तला हुआ पणचर भूमि की अधिकता होती है। इसके बाद वृहत हिमालय या महान हिमालय क्षेत्र, इसका निर्माण हुआ प्लाइस्टोसिन युग में, जिसको हिमाद्री मुख्य हिमालय बर्फ का घर कहा गया है। 4500 से 7817 चौड़ाई इसकी इतनी है। टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है क्योंकि ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ेगी। भारत या वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी व दर्रे यहीं पे पाए जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 6 जिले हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्र। टिहरी पे कुछ बुक्स में दिया नहीं हुआ क्योंकि ये जेन्युइन भी लगता है, लेकिन यूकेपीएससी ने इसको मान लिया है टिहरी। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, 6 इसके जिले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और क्रम देखते हैं। मध्य हिमालय और वृहत हिमालय को एमसीटी लाइन अलग करती है, वृहत और ट्रांस को आईटीएसजेड। तो भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो इस लाइन से गुजरते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नेपाल। भारत और विश्व की उच्चतम चोटियां और ग्लेशियर वगैरह सबसे ज्यादा यहीं पे है। सबसे कम वर्षा होती है, शीतकाल में बर्फ पड़ती है। पथरीला कटाफटा स्थान यही है। मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं से निर्मित है। रूपांतरित व अवसादी चट्टानों के साथ साथ ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट चट्टानें भी यही होती है। 12,000 प्लस फीट पर क्या होता है? बर्फ पड़ेगी। 10,000 पर घास और झाड़ियां होंगी इस क्षेत्र में, और उससे नीचे चीड़, सागौन, साल के वृक्ष होंगे। जैसे जैसे ऊपर पड़ेंगे तो वनस्पतियां कम हो जाएंगी। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ते वाले वन होते हैं। तलहटी के पास घास के मैदान होते हैं, जितना थोड़ा नीचे होंगे बुग्याल होते हैं, और जनजाति भोटिया निवास करती है ऊपर। महान हिमालय क्षेत्र को ट्रांस हिमालय से दर्रे अलग करते हैं। राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की सेकंड है वो है नंदा देवी। ठीक है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7817, और हिमालय क्षेत्र की दूसरी है। अन्य सभी चोटियां इसी क्षेत्र में आती हैं। फूलों की घाटी भी यहीं पे है। केसर की फसल हेतु करेवा मिट्टी भी यहीं मिलती है। तो एक फैक्ट और याद रख लेना, नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी में है। यहाँ पाए जाने वाले समतल भूमि को बगड़ कहते हैं। महान हिमालय से मध्य हिमालय की ओर जाने पर ढलानों को सलाण क्षेत्र कहा जाता है। बंजर व इजराइल भूमि कहा जाता है। वन कम होता है, घास के मैदान होते हैं। यहाँ पे बुग्याल हेतु प्रसिद्ध है, कम मात्रा में होते हैं, इतने नहीं होते। फिर ट्रांस हिमालय यानी कि जो सबसे लास्ट का पार्ट है उसको देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अक्षेत्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी उत्तराखंड में। बहुत कम पार्ट है इसका। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा गया, यानी कि कटा छटा होता है। 3 जनपद इसमें आते हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को अलग करने वाला इनको आईटीएसजेड कहा जाता है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर या जैस्कर पर्वत श्रेणी भी कहा गया। केटू, गॉडविन, ऑस्टिन, वो इसी में आती है। बहुजीवा अवशेष चट्टानों से बना होता है, जीवों के अवशेष से, और सिल्यूरियन युग की स्फटिक चट्टानों से ये बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा इसका वर्णन हो गया उत्तराखंड का, और बाकी जो अलग अलग टॉपिक है हमारे, नदियां, बुग्याल, ग्लेशियर वगैरह, वो अलग अलग वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।